वेलकम अगेन इन द चैनल ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 9001 2015 के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे जिसके पिलर्स पे वो खड़ा हुआ है। वो हैं 7 प्रिंसिपल्स जिनको हम की प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। किसी ज़माने में जब 9001 2008 का वर्जन था या उससे पहले 1987 से लेकर 2008 तक इसके 8 प्रिंसिपल्स होते थे, यानी 8, जिसमें से अब 7 रह गए हैं जब से नया स्टैंडर्ड 2015 लॉन्च हुआ है इन ईयर 2015 में। तब से इसके 7 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, फोकस ऑन कस्टमर एंड इंटरेस्टेड पार्टी, प्रोवाइड लीडरशिप फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, engage and involve your people, use a process approach, encourage improvement, use evidence based decision making, manage your corporate relationships. नंबर 1, फोकस ऑन कस्टमर इंटरेस्टेड पार्टी। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ों को फोकस करने को कह रहा है, जबकि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पहले इसके कुछ 8 प्रिंसिपल होते थे, उसमें भी 8 में भी कुछ चेंजेस आई हैं। पहले 8, जब इसके 8 प्रिंसिपल होते थे तब ये कहते थे इसे कि फोकस ऑन कस्टमर ओनली, जबकि अब इसको कहा जाता है फोकस ऑन कस्टमर एंड इंटरेस्टेड पार्टी, यानी एडिशन किया गया है इंटरेस्टेड पार्टी का, जिसमें दोनों को हमें फोकस करना होता है। कस्टमर में क्या फोकस करना है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को। क्यों उसकी रिक्वायरमेंट को फोकस कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा कमर्शियल पार्टनर है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा और हमें पे करेगा, जिससे हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा और हमारा ब्रेड एंड बटर चलेगा। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, यही सबसे बड़ा प्रिंसिपल। Unless we are not going to follow the requirement of customer or interested party, we are not going to get the successful outcomes. रिक्वायरमेंट और इंटरेस्टेड पार्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके ज़रिए काम निकलना है। अब वो चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वो हमारा सप्लायर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर हो, चाहे हमारे एसोसिएट्स हों, चाहे हमारे कॉम्पिटिटर्स हों। कॉम्पिटिटर किस तरह सपोर्ट करते हैं, ये एक अलग चैप्टर है, हम इसके ऊपर एक और वीडियो कर सकते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंटरेस्टेड पार्टी में आपके पास कॉम्पिटिटर भी होता है। अब यहाँ पर होना ये चाहिए कि आप जब भी कभी कस्टमर को फोकस करें तो साथ साथ आपने इंटरेस्टेड पार्टी को भी फोकस करना है, जिसमें लीगल बॉडीज भी आ जाती है। जब तक आप इनको फोकस करेंगे नहीं, आपकी कंपनी कभी भी सक्सेसफुल आउटकम नहीं दे सकती, वो एग्जिस्ट करेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फोकस ही नहीं करते, आप जो बनाए जा रहे हैं, गलतियां किए जा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ले ले या आपको लगता है वो ले लेगा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। वो आपके प्रोडक्ट को कभी नहीं लेगा, वो स्विच हो जाएगा विद इन 11 आवर। इसके अलावा इंटरेस्टेड पार्टी, अगर अच्छी इंटरेस्टेड पार्टी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका टाइम डिलीवरी में भी मसला आएगा, क्वालिटी कंटेंट में भी मसला आएगा और ऑफ कोर्स कॉस्ट में भी मसला आएगा। आप कहेंगे मैं अच्छा प्राइस लूँ और अच्छे प्राइस आप अपने सप्लायर को, एम्प्लॉय को, सप्लाई एसोसिएट्स को नहीं देंगे, या आपकी कहीं टैक्सेशन में इश्यूज हैं या किसी भी लिहाज से, या टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं, तो वहाँ पर आपको लाजमी तौर पर यू हैव टू पे फॉर अ गुड टी। तो डेफिनेटली आपको देखना होगा कि मेरे कस्टमर की और इंटरेस्टेड पार्टी की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, आपने इसको फोकस करना है। सेकंड पॉइंट इज प्रोवाइड लीडरशिप फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अब लीडरशिप, पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि कस्टमर फोकस कैसे करना है, आपने इंटरेस्टेड पार्टी को भी तवज्जो दे दी, आपने डिज़ाइन मैप भी कर लिया, माइंड मैप भी कर लिया, रोड मैप भी बना लिया कि क्या करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लीडरशिप। अब लीडरशिप के साथ ही आपने आगे बढ़ना है। लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एक कमिटमेंट लें, एक ऑथ लें अपने आप से कि हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को सस्टेनेबिलिटी के साथ लेके चलना है, यानी इसको नीचे नहीं ले जाना, इसको ऊपर ले जाना है। उसके लिए आपको जो भागदौड़ करनी होगी, जो एफर्ट्स लगाने होंगे, आपने लगाने हैं। इसके लिए आपको क्वालिटी पॉलिसी डेवलप करनी होगी, एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड करना होगा, कायम करना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा, जिससे एक इनकरेजमेंट है कम्युनिकेशन के अंदर। एक कम्युनिकेशन चैनल भी आपको क्रिएट करना होगा, एक लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भी अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे हैं तो उसको इतना ट्रस्ट हो कि मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट, मेरे सिस्टम में जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो मुझे बेनिफिट दे रहा है। वो कॉन्फिडेंस आपके कमिटमेंट से आएगा, आपकी लीडरशिप से आएगा। आपके एम्प्लॉय को जब तक फ्यूचर नहीं दिखेगा, वो आपके साथ कभी भी खड़ा नहीं रहेगा। इनकरेजिंग कम्युनिकेशन में एक और चीज़ यहाँ पे ऐड की जा सकती है, वो ये कि कम्युनिकेशन जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, लीडरशिप के अंदर रहते हुए, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी में रहते हुए, लोगों के अंदर ट्यूबुलर इफेक्ट्स होंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स होगा, तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी स्टेबल नहीं होगी। रोज़ कोई ना कोई आपके साथ डेली बेसिस पे कोई ना कोई इश्यूज रेज होते रहेंगे। अपने वर्कर्स को अप्रेज कीजिए, उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी कॉम्पिटेंस जो होती है, इसकी जो
कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, उसके ऊपर आपने काम करना, उस पर इन्वेस्ट करें, जिसको आप एक्सपेंस कहते हैं उसको आप इन्वेस्ट कहेंगे। जब तक आप एजुकेशन को, ट्रेनिंग को एक्सपेंस समझेंगे, आप कभी भी रिवॉर्ड हासिल नहीं कर पाएंगे। इंगेज एंड इन्वॉल्व योर पीपल इज द थर्ड प्रिंसिपल। 7 में से ये थर्ड है, जिसमें आपको सबसे पहले लोगों को आपस में इन्वॉल्व करना, ना कि उनको अलग अलग करना। आप एक, इसके सजेशन ये है कि आप एक क्वालिटी सर्कल बना लीजिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी टीम बनाइए, जिसको फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में जितने भी वर्कर हो, कोई 50, 100, 200 वट, आपने सबको तो क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी नहीं है। आप 5 से 10 लोगों की टीम बनाइए, जिसको आप इंटरनल ऑडिटर टीम भी कह सकते हैं, या वो आप अलग भी रख सकते हो। उन्हीं में से कोई लोग चुन लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और उनको इन्वॉल्व कर दीजिए, और फिर वो लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा जाके ट्रेनिंग्स देंगे, अप्रेज करेंगे, उनके सिस्टम को जो है उनको एक्नॉलेज करवाएंगे और उनको बताएंगे कि क्या किस तरह क्वालिटी के लिहाज से आप काम कर सकते हो, जिसमें क्वालिटी टीम भी आप बना सकते हो। क्वालिटी टीम जो है, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम भी आप बना सकते हो। फिर उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कीजिए, उनको अथॉरिटीज दीजिए। चाहे एक अथॉरिटी हो, थोड़ी सी अथॉरिटी हो, उनको आप थोड़ी सी भी अथॉरिटी दीजिए, ताकि उनका मोरल जो है वो इंक्रीज हो, उनको ये फीलिंग आए कि ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट कर रही है। तो और आपको ट्रस्ट करना भी पड़ेगा। अब ट्रस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले अपने डेटा को सिक्योर कीजिए। जब तक आप अपने डेटा को सिक्योर नहीं करेंगे, हो सकता है आपका डेटा थेफ्ट हो जाए, हो सकता है आपका डेटा डैमेज हो जाए, हो सकता है आपका डेटा लॉस हो जाए या पायरेट हो जाए। तो पेटेंट करवा लीजिए अपने डेटा को, और अपने एम्प्लॉयज़ को जो आप अथॉरिटी भी देंगे, उस पर भी कोई ना कोई आप उनसे एमओयू साइन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, अगेन यहाँ पर कम्युनिकेशन के हवाले से आ गया। अब जब आप लोगों को एंगेज करेंगे तो डेफिनेटली वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन भी होगी, एक्सटर्नल भी होगी, उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सातों के सातों प्रिंसिपल में आपको शायद ऐसा भी लगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के क्या बिल्कुल अपने हाथ पैर काट दे, ऐसा नहीं होता। कंट्रोल्स आपको लगाने, तो इसके लिए एक और हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट डेटा कंट्रोल कैसे किया जाता है। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जो क्लाउड 7.5 है, सपोर्ट के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि 7.5 यानी डॉक्यूमेंट डेटा कंट्रोल कैसे किया जाए, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन भी सिक्योर हो और आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग हो, और आपको किसी किस्म का कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े। यूज अ प्रोसेस अप्रोच। अब ये बात आ गई क्लाउज 8 पे, इसका ताल्लुक क्लाउज 8 से है, और इसका ताल्लुक ऑपरेशन से, जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स पहले प्लानिंग करेगी। प्लानिंग के वक्त इनपुट्स, कोई ना कोई इनपुट होगा। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट चाहे आपका गुड्स हो, तो डेफिनेटली उसका इनपुट प्लानिंग्स होती हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट सर्विस है, तो प्लानिंग होती है, रूट मैपिंग होती है, प्रोजेक्ट डिजाइन होते हैं। इस तरह से आप अपने एस्टिमेशंस करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशंस करते हैं, आपके इनपुट्स होते हैं। फिर एक क्वालिटी प्लान के तहत आप एक क्वालिटी वर्क इन प्रोसेस पे जाते हैं, वो प्रोसीजर पे जाते हैं, वो काम मिडिल इन द प्रोसेस में जाते हैं। फिर डेफिनेटली वो जैसे जैसे प्रोसेस खत्म होता जाता है, 1%, 2%, 10%, तो आप अपने आउटपुट्स को रिसीव करते हो, आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। उसे कहा जाता है यूजर प्रोसेस अप्रोच। अब उसी प्रोसेस अप्रोच के लिए सारे जतन हम कर रहे हैं, सारे ये डिजाइन हम बना रहे हैं। फिर आप क्वालिटी एश्योर करते हो कि क्या वो जो आउटपुट था, जो वर्क इन प्रोसेस से मुझे मिला या ऑर्गेनाइजेशन को मिला, वो मैनेजर या सुपरवाइजर इनपुट से उसको चेक करेगा। इनपुट क्या था? जैसा मैंने कहा, इनपुट आपकी प्लानिंग थी। अगर प्लानिंग से आउटपुट आउट कम है, आउटपुट उसका ठीक नहीं है, तो आप क्वालिटी एश्योरेंस में उसको चैलेंज करेंगे और एक रिजल्ट निकालेंगे। फिर उसके बाद उसको मेजर करेंगे कि वेदर वो जो क्वालिटी आई थी वो कहाँ डेविएट कर गई, उसमें क्या डिफिशियंसी थी, उसको फिर आप फिक्स करेंगे। और फिक्स करने के लिए वही प्लानिंग, इनपुट के वक्त आपने प्लानिंग की होगी। अगर हम अपने प्लान से डेविएट होंगे, अपनी पॉलिसी से डेविएट होंगे, फिर हम क्या प्लान बी इस्तेमाल करेंगे। तो प्लान बी मीन कंटिजेंसी प्लान। तो वो कंटिजेंसी के जो बजट होगा, उसके हिसाब से आप अपना काम करेंगे, और उस बजट को यूज करते हुए आप अपने इनपुट को दोबारा से रीयूज करेंगे या उस आउटपुट को ठीक करने की कोशिश करेंगे। वंस प्रिंसिपल 4 के बाद, वंस इट फिनिशेस, एनकरेज इम्प्रूवमेंट। अब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। जब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली जो ये वाला प्रोसीजर था, यूज अ प्रोसेस अप्रोच, इस दौरान जो आपको जो भी डेफिशिएंसी मिली, उसको फिक्स करने का एक और तरीका है। आप अपने सिस्टम में नॉन कन्फॉर्मिटीज, यानी जो रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं आते, उसे नॉन कन्फॉर्मेंस कहा जाता है। जो आपकी डिजायर इनपुट्स होते हैं,
या आपके डिजायर प्लानिंग्स होती हैं, अगर उसके अगेंस्ट कोई नॉन फुलफिलमेंट आ जाए, उसे हम कहते हैं नॉन कन्फर्मेंस या नॉन कन्फर्मिटी। उस नॉन कन्फर्मिटी को दूर करने के लिए सबसे पहले आप नॉन कन्फर्मिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेंगे, यानी इमीडिएट एक्शंस लेंगे ताकि फौरी तौर पर हल निकाला जाए। बट दीज आर कॉल्ड टेम्पररी सॉल्यूशंस। उसके लिए आपको चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन पे जाना होगा। रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन हमें बताएगा कि प्रॉब्लम आया कहाँ था, कौन सी चीज थी जो डेविएट कर गई, क्यों कर गई, उसका रूट क्या था, उसका जस्टिफिकेशन क्या था, उसकी बेस क्या थी। उसके बाद आप करेक्टिव मेजर लेते हैं। ये करेक्टिव मेजर बड़ी खूबसूरत सी चीज है। ये करेक्टिव मेजर आपको बताती है कि डिफिशियंसी रीअकर ना हो, उसको कैसे खत्म किया जाए। फिर उसके बाद आता है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन पहले तो ये हुआ करता था कि जी पोटेंशियलिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, अगर वो नॉन कन्फॉर्मेंस जो करेक्टिव एक्शन किया उसके बावजूद भी कोई और रीजन अगर हो सकता है रूट को, उसके अलावा उसको भी खत्म किया जाए। यही चीज अब रिस्क बेस्ड थिंकिंग में, इसलिए उसको कहते हैं कि आप रिस्क रजिस्टर को लाजमी अपडेट करें। तकरीबन आप हमारी वीडियो में ये बात जरूर सुनेंगे रिस्क के ऊपर, कि रिस्क रजिस्टर, लेसन लर्न और इसके अलावा रिस्क बेस्ड थिंकिंग ये आती रहेगी, क्योंकि यही प्रिवेंटिव एक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और फिर एक और बात, ये जो प्रिवेंटिव एक्शन यहाँ जो क्लॉज प्रिंसिपल नंबर 5 में दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर ले जाना चाह रहा हूँ। यूज अ प्रोसेस अप्रोच। जब आप इनपुट में होते हैं तब भी आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, और यही प्रिवेंटिव एक्शन जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, आप इनपुट का हिस्सा बनाते हो, ताकि दोबारा से जब वर्क इन प्रोसेस हो तो वो जो पिछली बार आपने गलती की थी, लेट्स सपोज जॉब ए में जो प्रॉब्लम आया था, जॉब बी में अब कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। ओके, द सेकंड लास्ट प्रिंसिपल आउट ऑफ 7, यूज एविडेंस टू मेक डिसीजन। अब तक आपके पास अच्छा खासा डेटा गैदर हो गया, इनपुट्स भी आ गए, आउटपुट्स भी आ गया, प्रोडक्ट भी रेडी हो रहा है, तो अब आप जाएंगे एविडेंस मेक डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या चीज़ है? एविडेंस टू मेक डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आपके पास इतना डेटा कलेक्ट हो जाए, फिर आप उसको एनालाइज करें। आप अपने रिजल्ट्स को डेटा एनालाइज करें, और डेटा एनालिसिस के लिए आपके पास कुछ टूल होते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, जैसे पर्ट हो गया, मल्टी कार्लो सिमुलेशंस हो गई, परीटो चार्ट हो गया। इसके अलावा आप एक्सेल, एमएस एक्सेल यूज कर सकते हैं, बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं, आपको बता देता है कि डेविएशंस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, और आप अपने एंड से भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज ब्रेकडाउन आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, आपका पर क्वालिटी प्रोडक्ट में रिजेक्शंस कितनी आ रही हैं पर आवर, पर वीक, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, इस तरह से। और फिर जॉब टू जॉब भी आप कर सकते हैं, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, टाइम कितना ज़्यादा लगा। एक बार हमने जॉब की 30 डेज में हो गई, नेक्स्ट टाइम हमने की तो 25 डेज में होगी, फिर आप देखेंगे 5 दिन हमने कहाँ सेव किया। तो ये आपके पास डेटा गैदर हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्लाउज, ये प्रिंसिपल आपको ये बताना चाह रहा है कि जैसे ही आपके पास एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग आ जाती है, तो आपके पास ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपने अपने कौन सी चीज़ को ठीक करना है, कौन सा रिसोर्स एक्स्ट्रा यूज हो रहा है उसको कम करना है, और कहीं पे कम हो रहा है तो उसको ठीक से यूटिलाइज करना है जहाँ पर रिसोर्स की नीड हो। और फिर इससे आप अपने नए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम ये करें तो नेक्स्ट अगली बार 6 महीने तक, 3 महीने बाद या 1 साल बाद हमारी रिजेक्शन आज अगर 5% है, तो ये 2.5 पे आ सकती है, ये 3 पे आ सकती है। बट वो आपको कौन बताएगा? वो आपको यही, यहाँ तक जो हमने डेटा जो प्रोसेस अप्रोच किया, प्रिंसिपल 4 किया, प्रिंसिपल 5 किया, प्रिंसिपल 6 में आके सारी बातें पता चलेंगी कि आप इन तमाम डेटा को यूटिलाइज करोगे, जिससे आपके रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे और नेक्स्ट टाइम और गलतियां कम होगी। बट ऑल शुड बी इन फॉर्म ऑफ पेपर या इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, या आपके पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। वन ऑफ द लास्ट प्रिंसिपल आउट ऑफ 7, मैनेज योर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप। देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सोसाइटी बगैर म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं रह सकती। बट चूंकि ये कमर्शियल और कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं म्यूचुअल कॉर्पोरेट रिलेशनशिप टू सस्टेन द बिजनेस। बिजनेस को सस्टेन करने के लिए आपको अपनी ब्रादरी से, अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर से, अपने इंटरेस्टेड पार्टी से, यहाँ पर फिर इंटरेस्टेड पार्टी का वर्ड आएगा। और मजे की बात, ये क्लाउज जो प्रिंसिपल 7 है, प्रिंसिपल 1 को, यानी ये प्रिंसिपल 1 फोकस ऑन इंटरेस्टेड पार्टी से इसको लिंक कर रहा है। तो यही इसकी ब्यूटी है, और यही इसको साइकिल बना रहा है कि आप अपने इंटरेस्टेड पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को लाजमन कॉर्पोरेट रिलेशनशिप उनके साथ कंटिन्यू रखें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, नहीं हो सकता कि आप अपने बिजनेस को स्ट्रीम लेवल पे ले जाएं। हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल।
जिसमें आपके पास पार्टनर्स हो गए, अगेन एम्प्लॉय हो गए, एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हो गए। तो ये कौन है? ये सारे के सारे वही हैं जो हमने फोकस ऑन कस्टमर एंड इंटरेस्टेड पार्टी प्रिंसिपल नंबर 1 में समझा था, और हम समझ के आ चुके हैं। तो दिस इज हाउ मैनेज योर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स क्या है, ये आपको समझ आ चुका है। एंड इट इज़ वेरी मच इजी कि जब तक आप इनके साथ कॉर्पोरेट रिलेशन नहीं रखेंगे, आप अपने सिस्टम को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और कभी भी आप वो आउटकम या रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे जो आप देखना चाह रहे हैं। और आपकी सस्टेनेबिलिटी, और सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है अपने बिजनेस को आप मेंटेन रखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप हमें कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि हम अपनी चीज़ों को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। Join the latest videos to know more. Join the webinars for awareness programs, lead auditor programs, and lead implementer programs. Don't miss the opportunities that we offer to students and